दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपको शाहीन बाग के आंदोलन के बारे में मालूम होगा। जब भारत की सरकार ने पार्लियामेंट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया और उसको पास किया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसीस के ऊपर जो धार्मिक उन्माद के तरीके से अत्याचार होता है, उसको रोकने के लिए, या उनके ऊपर जो अत्याचार होता है, वहां के जो सिटीजन भारत में आकर के शरण लेते हैं, उनको सिटीजनशिप देने का जब प्रस्ताव लोकसभा में पास हुआ, तो कुछ देश विरोधी ताकतों ने शाहीन बाग, जो दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए रास्ता जाता है, वहां पर रोड के ऊपर एक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और इस तरीके से दिल्ली को चोक किया। उन्होंने मांग की थी कि इसमें इस्लाम धर्म के मानने वाले मुसलमानों को भी प्रवेश सम्मिलित किया जाए, जबकि उस बिल का, उस एक्ट का उद्देश्य ये था कि जिन कम्युनिटीज के ऊपर ये इस्लाम धर्म के मानने वाले मुसलमान लोग अत्याचार करते हैं, उन्हीं को यहाँ पर, और जो उनकी वजह से यहाँ पर हिंदुस्तान में या भारत में आ जाते हैं, उनको शरण दी जाएगी और उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। खैर, आप लोगों को याद होगा कि मार्च 2020 में, फरवरी 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए थे, और उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप पहले तो अहमदाबाद आए थे, उसके बाद में फिर जब दिल्ली गए थे, तो जब दिल्ली गए थे उस समय पूरी दुनिया के मीडिया का और सरकारों का ध्यान आकर्षण करने के लिए कुछ शरारती तत्वों ने दिल्ली के एक इलाके को दंगे की आग में झोंक दिया था। बाद में जब उसकी इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात पूरी हुई, तो कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और उनको गिरफ्तार किया गया। उसमें जेएनयू के एक सो कॉल्ड स्कॉलर, रिसर्चर उमर खालिद थे। उमर खालिद ओरिजिनली कश्मीर से हैं, और उमर खालिद का नाम जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे थे, तभी भी उनका नाम आया था। वो कन्हैया लाल के शागिर्द हैं। अब हुआ क्या है कि उमर खालिद को सितंबर के महीने में 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया था, और उनके अलावा जो पिंजरा चोर गैंग था, उसके 59 सदस्यों को भी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। उसमें देवांगना कलिता है, नताशा नरवल है, ये दोनों जामिया मिलिया की स्टूडेंट थी, और आसिफ इकबाल तन्हा है, फिर गुलफिशा फतिमा थी। इसके अलावा कांग्रेस काउंसिलर इशरत जहां थी, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर जो है सफूरा जरगर थी, मीरान हैदर थी, सईफा उर रहमान थी जो आम आदमी पार्टी के काउंसिलर थी, ताहिर हुसैन थे। इसके अलावा सदाब अहमद थे, तस्लीम अहमद थे, मोहम्मद सलीम खान थे और अदर खान थे। खालिद के साथ में जेएनयू के दूसरा स्टूडेंट जो है वो शर्जील इमाम भी था, जिसने कि शाहीन बाग में
जो चिकन नेक है, भारत की चिकन नेक है, उसको तोड़ने का आह्वान किया था। जरगर को, कलिता को, नरवल को, तना को एंड जहान को ऑलरेडी बेल दी गई है। उनको दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन उनको उनको जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम ब्रह्मानी ने लास्ट ईयर जमानत दी थी। खालिद के खिलाफ सेक्शन 13, 16, 17 और 18 यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के जो 67 का है और सेक्शन 25, 27 आर्म्स एक्ट का 1959 का जो एक्ट है और सेक्शन 3 और 4 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी 1984 लगाया गया है। पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को, जिसमें खालिद को जमानत ना देने का आदेश दिया गया था, उसको अपील किया था। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर ने कहा था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो प्रोटेस्ट हो रहा था और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो राइट हुए थे, उसका जो कई कॉन्स्पिरेटर थे और 2000 उसमें दिसंबर 2019 से लेकर के फरवरी 2020 तक जो मीटिंग हुई थी, उसमें सब में खालिद शामिल थे। उस ऑर्डर में हाई कोर्ट ने खालिद के खिलाफ एक बहुत सीरियस व्यू लिया था, जिसमें उसने कहा था इनकलाबी सलाम, रेवोल्यूशनरी सैल्यूट एंड क्रांतिकारी इस्तिकबाल, रेवोल्यूशनरी वेलकम इज अ स्पीच गिवन इन अमरावती इन फरवरी 2020। इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने वायलेंस इंसाइट करने का नारा बोला था। कोर्ट ने कहा था रेवोल्यूशन बाय इटसेल्फ इज नॉट ऑलवेज bloodless, which is why it's contradictionally used with the prefix a bloodless revolution. So when we use the expression revolution, it is not necessarily bloodless. Delhi High Court observed. During the case, the bench also questioned the UPA accused for using the word Jumla against the Prime Minister, remarking that there should be a Lakshman Rekha for criticism. खालिद ने सेशन कोर्ट के दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था मई के महीने में इस साल, और जस्टिस बोपन्ना ने नोटिस इशू किया था इस केस में। पिछले वीक में अपेक्स कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की एक जो पिटीशन था, जिसमें कि तन्हा और नताशा नरवल और देवांगना कलिता को बेल दी गई थी, आसिफ इकबाल को बेल दी गई थी, उसको चैलेंज किया था, लेकिन उसको हटा दिया है। अब ये हुआ कि मई के बाद में हुआ क्या है। मई के बाद में अपने जो उमर खालिद साहब हैं, इनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आई। जैसे मैंने पहले बताया कि इनके इसमें जो है बोपन्ना साहब ने मई के महीने में नोटिस इशू कर दिया था और उसके बाद फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो 12 तारीख को दिल्ली पुलिस ने टाइम मांगा रिप्लाई फाइल करने के लिए। उसके बाद पहले तो जब ये बेंच बनी तो उसमें जो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा हैं, उन्होंने रिक्यूज कर दिया कि भाई हम इस केस को नहीं सुनेंगे, उनका कहीं पर होगा कोई इन्वॉल्वमेंट होगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। जब 24 तारीख को केस आया तो खालिद के वकील ने ही एडजॉर्नमेंट मांगा। 9 अगस्त को जब केस आया, जस्ट 9 अगस्त को जब केस आया तो मिश्रा जी ने अपने आप को रिक्यूज कर दिया। मतलब पहला जो सुनवाई थी वो 12 तारीख को जुलाई में हुई, दूसरी सुनवाई 24 को हुई,
और 9 तारीख को मिश्रा जी ने अपने आप को केस से रिक्यूज कर दिया और 18 तारीख को वो केस जो है मिसलेनियस मैटर में लिस्ट हो गया था। तो अब ये जो 5 तारीख को जो हियरिंग थी, 5 सितंबर को जो हियरिंग थी ट्यूसडे को, उस दिन ये केस जो है वो जस्टिस बेला त्रिवेदी और दीपांकर दत्ता के सामने आया। और जब वो केस लिस्ट हुआ और कॉल हुआ तो उमर खालिद के वकील ने कोर्ट को बोला कि हमको एडजॉर्नमेंट चाहिए, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब आर्टिकल 370 का जो मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने चल रहा है उसमें बिजी है। जस्टिस बेला त्रिवेदी और दीपांकर दत्ता ने बोला ये क्या तमाशा, क्या करते रहते हो तुम। उन्होंने बोला कि इस केस को कब तक ही हम लोग इस तरीके से एडजॉर्न करते रहेंगे। जस्टिस त्रिवेदी ने बोला कि मिस्टर सिब्बल इज नोन टू बी बिजी, वी डू नॉट वेट फॉर एनी पर्टिकुलर सीनियर काउंसिल। अब सोचिए, कपिल सिब्बल ने मोहम्मद अकबर लोन का पटिशन सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के खिलाफ लड़ा और काफी उन्होंने उसको डिफेंड किया, वो पूरी दुनिया ने देखा है। कपिल सिब्बल साहब हमेशा ऐसे ही कुछ कंट्रोवर्शियल केसेस लेते हैं। सीता ततलवाड़ को बेल दिलाने का मामला हो, आजम खान का मामला हो, अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो, लालू प्रसाद का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट कुछ 10-12 वकीलों के कब्जे में है कि जो ये चाहते हैं वही होता है। अगर ये कोर्ट में होते हैं तो सुनवाई होती है, अगर ये कोर्ट में नहीं होते हैं तो कोर्ट आराम से इनको एडजॉर्नमेंट दे देता है। वहीं हमारे जैसे वकील अगर किसी कोर्ट में जाएं और एडजॉर्नमेंट मांगे, भाई ठीक है हमारे को ये है वो है, तो सीधा का सीधा उसको केस को ही डिसमिस कर देते हैं। लेकिन ठीक है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम ऐसे चलता है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मान सिंघवी, दुष्यंत दवे, डॉक्टर राजीव धवन, श्याम दीवान, ऐसे लोग हैं, लूथरा, ये लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं। एक बात यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आती, वो ये है कि उमर खालिद एक रिसर्च स्कॉलर है खाती न्यू का, और सबको मालूम है, इस हिंदुस्तान में जजेस को भी मालूम है, एजेंसीज को भी मालूम है कि कपिल सिब्बल साहब की एक हियरिंग की फीस कितनी होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कपिल सिब्बल प्रो बोनो खालिद का केस लड़ रहे हैं, कपिल सिब्बल मोहम्मद अकबर लोन का केस प्रो बोनो लड़ रहे हैं, या इनको पैसा कहां से मिल रहा है, कौन इनको फंड कर रहा है। मेरा इंटेलिजेंस एजेंसी से, एक्सेसली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई से या एनआईए से रिक्वेस्ट है कि वो इस बारे में तो जानकारी करें कि कपिल सिब्बल को खालिद के केस में अपियर होने के लिए फीस कौन दे रहा है, लीगल फीस कौन दे रहा है, कपिल सिब्बल को मोहम्मद अकबर लोन के केस लड़ने के लिए फीस कौन दे रहा है। हो सकता है कि इसमें कुछ बाहर के शक्तियां इन्वॉल्व हों जो पेमेंट कर रही हों। खैर, तो इसमें एक चीज और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जुडिशियल सिस्टम में जब ये साहब अपियर होते हैं, कपिल सिब्बल साहब, तो कोर्ट का क्या एटीट्यूड होता है वो देखिए, और जब कोई दूसरा काउंसिल या एडवोकेट अपियर होता है तो वो देखिए। हाँ, मैं उसमें वो जो नाम ले रहा था उसमें प्रशांत भूषण साहब का भी एक नाम है। प्रशांत भूषण को कल हाँ कल 6 तारीख थी ना, 6 तारीख को जस्टिस संजीव खन्ना के कोर्ट में ईवीएम के मामले में जो उनका वो जो पटिशनर है वो एडीआर, उसमें
काफी वो इंसिस्ट करते रहे कि हमारा केस जल्दी सुन लिया जाए, इलेक्शन होने वाले हैं, मतलब 5 राज्यों के इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसा है, वैसा है। लेकिन जस्टिस खन्ना ने बोला भाई ऐसा है, यहाँ 6 महीने में एक ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आ जाता है और मतलब इससे जो है इलेक्शन कमीशन की जो साख है उसके ऊपर बट्टा लगता है, तो इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, हम इसको आगे जाकर के नवंबर के महीने में सुनेंगे। बहुत गिड़गिड़ाए प्रशांत भूषण, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और शायद भट्टी साथ में थे मेरे ख्याल में, हाँ जस्टिस भट्टी थे, इन्होंने उनके केस को नहीं सुना। तो ये मैं आपको मामला दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट को भी अपने जेब में लेके घूमते रहते हैं और जब चाहते हैं जो भी चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी बहुत दिनों तक इनके खेल को नहीं खेलेगा और अपने तरीके से जजमेंट देगा और केसेस डिसाइड करेगा। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, दोस्तों यारों के साथ में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।